आगे बात करते हैं मानव भूगोल के सिद्धांतों की। मानव भूगोल के सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल के सिद्धांतों में बात कर लेते हैं। पहला है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, जिसे विकास और सक्रियता का कार्यकलाप का सिद्धांत भी कहते हैं। ये दिया था ब्रुन्स ने। किसने दिया था? ब्रुन्स ने दिया था। ब्रुन्स की बात करें, ब्रुन्स ने। अब ये क्या कहते हैं इस सिद्धांत में कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तु है ना, वह सब परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन होता है। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या फिर वो घट रही है, उसका ह्रास हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है। अतः इसी से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, ये ब्रुन्स कहते हैं। परिवर्तन के पीछे की शक्तियों को दो भागों में बांटा है, तो भौतिक शक्तियाँ, एक सांस्कृतिक शक्तियाँ। ठीक है। दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत अंतर्संबंध का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। पार्थिव एकता का सिद्धांत अंतर्संबंध का सिद्धांत। विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो चेतन हो, एक दूसरे से संबंधित है। इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं, इसलिए उनका पृथक अध्ययन संभव नहीं है। ये सिद्धांत सर्वप्रथम रेड जेल ने दिया। एंथ्रोपोजोग्राफी इनकी बुक है, मैंने पहले भी बात करी। पृथ्वी पर मानव का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित नियंत्रित है। ठीक है। मानव का संपूर्ण जीवन उसकी बहुमुखी क्रियाएं, ठीक है, मानव समुदाय एवं मानव समाज सभी का अध्ययन विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों या अवयवों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। ब्लास ठीक है ना। ब्लास की बात करें, ब्लास समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की है। ब्लास क्या कहते हैं? समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना किसकी? पार्थिव एकता की। ब्रुन्स का अंतर्संबंध सिद्धांत की बात है। ब्रुन्स का अंतर्संबंध सिद्धांत भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सब वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, वरन पारस्परिक संबंध से जुड़े हैं। अतः इनका अध्ययन भी सम्मिलित रूप से किया जाना चाहिए। विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे को निश्चित दिशाओं में प्रभावित नहीं करती हैं, और न ही कुछ विशेष दशाओं में एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया होती है। वास्तव में प्रत्येक शक्ति अन्य शक्तियों से उसके द्वारा उत्पन्न दशाओं की अगणित अंतःक्रियाओं के कारण आपस में घनिष्ठ रूप से बंधी है। वातावरण समायोजन का सिद्धांत की बात करें। वातावरण समायोजन सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहाँ के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके इन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन करते हैं, वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। दूसरा फिर बात करें जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में माल्थस का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। माल्थस का सिद्धांत याद रखिएगा। माल्थस के सिद्धांत को टी.आर. माल्थस ने प्रथम ये अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या की समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इन्होंने ऐसे लिखा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा। 1798 में लेख लिखा। किसने? टी.आर. माल्थस ने। 3 मान्यताएं दी। मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य है, ठीक है। स्त्री तथा पुरुष दोनों में काम की इच्छा स्वाभाविक सी बात है, वो अनिवार्य है, जिससे संतान उत्पत्ति भी अनिवार्य हो जाती है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उन्होंने स्थापित भी किया, और कैसे स्थापित किया और बताया कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है जननांकीय अनुपात है। जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज्यामितीय अनुपात में होती है। ये टी.आर. माल्थस ने कहा, याद रखिएगा। ज्यामितीय अनुपात यानी 1 से 2, 2 से 4, 8 से 12 सीधे डबल होती जाती है ऐसे ज्यामितीय से, ठीक है। लेकिन जिसके कारण लगभग 25 वर्षों में जनसंख्या बढ़कर दुगनी हो जाती है, जबकि खाद्य सामग्री में वृद्धि गणितीय अनुपात में होती है। किसमें होती है? गणितीय अनुपात में होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से। फिर खाद्य सामग्री में ये वृद्धि मंद गति से होती है, और खाद्य सामग्री के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम शीघ्र लागू हो जाता है, ठीक है। फलतः जनसंख्या खाद्य आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। सैडलर का घनत्व एवं प्रजननता का सिद्धांत की बात करें। सैडलर का घनत्व और प्रजननता का सिद्धांत की बात करें, इनकी बुक है सैडलर की, बड़ी इंपॉर्टेंट है।
सैडलर की बुक का ध्यान रखिएगा। सैडलर की बुक का नाम है द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। द लॉ और पॉपुलेशन किसकी है? द लॉ ऑफ पॉपुलेशन सैडलर की बुक है। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन सैडलर की बुक है। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन किसकी बुक है? सैडलर की बुक है। सैडलर का घनत्व एवं प्रजनता का सिद्धांत है। घनत्व किसका? सैडलर का। ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और उस बिंदु पर जनसंख्या वृद्धि नगण्य हो जाएगी जहां पर लोग सर्वोत्कृष्ट सुख का भोग करने लगेंगे। डबलेट का आहार सिद्धांत। डबलेट का आहार सिद्धांत की बात करें। डबलेट का आहार सिद्धांत। डबलेट का आहार सिद्धांत। जितनी ही अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे उतनी ही जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी होगी। उनके अनुसार विश्व के लगभग प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में जहां पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं है वहां गरीबों की संख्या सतत बढ़ रही है। खाद्य पदार्थ नहीं है वहाँ बढ़ रही है। जो आर्थिक दृष्टि से सशक्त हैं तथा पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि धीमी गति से हो रही है। डबलेट ने उपलब्ध आहारों के आधार पर जनसंख्या को बाहुल्यता का वर्ग, रिक्तता का वर्ग और मध्यम वर्ग में विभक्त किया। स्पेंसर का प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत। स्पेंसर का प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर का मुख्य ध्येय था प्राकृतिक नियमों द्वारा जीव वैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करना था। स्पेंसर भी अन्य विद्वानों की भांति जनसंख्या वृद्धि दर को प्रकृति का कार्य मानते थे। प्रकृति का कार्य मानते थे। गिनी का विकासवादी सिद्धांत। गिनी का इटली के समाजशास्त्री कोरडो गिनी ने समाज व देश की प्रकृति पर जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। इनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि दर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से नहीं वरन जीव वैज्ञानिक परिवर्तन से प्रभावित होती है। ये बताया। मानव जीवन क्रम की भांति जनसंख्या की वृद्धि व ह्रास दर चक्र की भांति है जिसके प्रथम चरण में वृद्धि में तीव्रता, दूसरे चरण में वृद्धि गति की न्यूनता एवं जनसंख्या में परिपक्वता मिलती है, तीसरे चरण में जनसंख्या कम होने लगती है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रोफेसर सिजविक। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑफ इकोनॉमी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रोफेसर सिजविक। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा। अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा। अनुकूलतम जनसंख्या वो आदर्शतम जनसंख्या जिससे देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। इस जनसंख्या के निर्धारण में प्राकृतिक साधनों, तकनीक स्तरों, आयुष रचना, वस्तुओं के वितरण एवं आंतरिक आर्थिक स्थिरता में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। प्रोफेसर डाल्टन क्या कहता है? प्रोफेसर डाल्टन कहता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम कर दें। डाल्टन के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम कर दे डाल्टन। अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम कर दे। प्रति व्यक्ति आय अधिकतम डाल्टन, याद रखना। प्रोफेसर रॉबिन्स क्या कहता है? प्रोफेसर रॉबिन्स कहता है अधिकतम उत्पादन अधिकतम उत्पादन संभव करने वाली जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या से कहते हैं। अधिकतम उत्पादन रॉबिन्सन और अधिकतम आय जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम की बात डाल्टन। और कार्ल सैंडर्स क्या कहता है? अनुकूलतम जनसंख्या वो जिससे अधिकतम आर्थिक समृद्धि आए। आर्थिक समृद्धि से सैंडर्स। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की दो मुख्य मान्यताओं की बात करें। किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के साथ जनसंख्या गृहशील जनसंख्या अनुपात संबंध स्तरीय अपरिवर्तनीय रहता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ प्राकृतिक संसाधन पूंजी की मात्रा और तकनीकी अवस्था भी अपरिवर्तित रहती है। देश के संसाधनों की दृष्टि से जनसंख्या न तो कम होनी चाहिए न अधिक, वरन अनुकूल होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी। प्रोफेसर डाल्टन बात कर ली मैंने, ठीक है। प्रोफेसर डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण हेतु एक सूत्र दिया। प्रोफेसर डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या हेतु एक सूत्र दिया। m बराबर क्या सूत्र? m बराबर a माइनस ओ अपॉन में o। या m में m क्या असंतुलित या कुछ समझ का अंश हो जाएगा। a एक्चुअल पॉपुलेशन यानी वास्तविक जनसंख्या होगी, o होगी ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या। यदि m शून्य है तो प्रदेश का जनसंख्या अनुकूलतम है। यदि m शून्य से अधिक है तो धनात्मक है और वहाँ जनाधिक्य है, और यदि ऋणात्मक है तो जन शून्यता है। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत। प्रतिपादक फ्रैंक नोटेस्टेन 1945। फ्रैंक नोटेस्टेन 1945।
1945। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग के प्रथम अध्यक्ष सीपी ब्लेयर ने देश की जनसंख्या को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा। सीपी ब्लेयर ने देश की जनसंख्या को विभिन्न अवस्था में बांटा। ऊंची स्थिरता, ऊंची स्थिरता, ऊंची स्थिरता की बात करें, ऊंची स्थिरता जनसंख्या में सब जन्म दर और मृत्यु दर उच्च रहती है। शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था, देखो नोटिस्टन ने 1945 में कितने बांटा? नोटिस्टन ने 3 में बांटा, याद रखना। सीपी ब्लेयर ने और देश की जनसंख्या को 5 में बांटा था। ऊंची स्थिरता सबसे पहले देख लेते हैं। जनसंख्या जन्म दर दोनों उच्च रहेगी और शीघ्र बढ़ने सेकंड होगी शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था। इसमें इस अवस्था के अंतर्गत जन्म दर अधिक और मृत्यु दर में कम आएगी। जन्म दर अधिक हो जाएगी, थोड़े हॉस्पिटलाइज की सुविधा हो जाएगी तो मृत्यु दर कम हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था तीसरी, जब तीव्र गति से बढ़ने वाली जनसंख्या नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है तो उस समय जन्म दर में थोड़ी गिरावट आती है। और चौथी जो है निम्न स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में जन्म दर में अधिक नियंत्रण के कारण जनसंख्या आकार में परिवर्तन नहीं होता। कम होने वाली जनसंख्या अब 5 में कम होने लग जाती है। जन्म दर में पूर्ण रूपेण नियंत्रण पश्चात ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, फलस्वरूप जनसंख्या के आकार में कमी होने लगती है। कार्ल सैक्स का मत की बात करें, कार्ल सैक्स के अनुसार जनसंख्या विकास का विश्लेषण 4 अवस्था में किया। सैक्स ने कितने को? नोटिस्टन ने 3 में किया, सैक्स ने 4 में किया। ठीक है। प्रथम अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत अविकसित देशों की जनसंख्या पाई जाती है जिनमें जन्म दर मृत्यु दोनों उच्च होते हैं, फलस्वरूप जनसंख्या में स्थिरता पाई जाती है, दोनों उच्च होते हैं। द्वितीय अवस्था की बात करें, द्वितीय अवस्था, यह अवस्था प्राय विकासशील देशों में पाई जाती है। इन देशों में स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण मृत्यु दर गिर जाती है और मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर के यथावत बने रहने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से अधिक होती है। दूसरी में तृतीय अवस्था की बात करें, यह अवस्था विकासशील देशों में पाई जाती है जहां विकास की गति तीव्र होने से लोगों का जीवन स्तर उठने लगता है और फलस्वरूप जन्म दर में धीमी गति से हार से मृत्यु दर में स्थिरता दिखाई देती है। इससे जनसंख्या वृद्धि दर होती रहती है। चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था की बात करें तो यह अवस्था सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में समानता मिलती है, फलस्वरूप जनसंख्या में स्थिरता आ जाती है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्गीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्गीकरण की बात करें, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, इस वर्ग के अंतर्गत वे देश शामिल किए जाते हैं जिनमें जन्म व मृत्यु दोनों दरें उच्च होती हैं। ऐसे देशों में अफ्रीका के अल्प विकसित देश सम्मिलित किए जाते हैं। उच्च जन्म दर व घटती हुई उच्च मृत्यु दर, इस वर्ग के अंतर्गत मानसून एशियाई देश सम्मिलित किए जाते हैं। इन देशों में प्रजनन दर ऊंची रहती है परंतु मृत्यु दर ऊंची रहते हुए भी उसमें ह्रास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की बात करें, इस वर्ग के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय लैटिन अमेरिकी देश आते हैं जिनमें जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न पाई जाती है। परिणामस्वरूप जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। घटती हुई जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, इस वर्ग के अंतर्गत जन्म दर में ह्रास की प्रवृत्ति तथा मृत्यु दर निम्न स्तर की पाई जाती है। अब बात करें इसमें, संप्रति इस वर्ग में विश्व के अधिकांश देश आ गए हैं। ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर तो होती है परंतु उसकी दर में निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। चौथी, पाँचवीं की बात करें, निम्न जन्म एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होगी। इस वर्ग में अंतर्गत विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप के देश आते हैं जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दर न्यूनतम होती है। वेब का जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत की बात करें, वेब का, यदि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि शुद्ध प्रवास से अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी। यदि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि शुद्ध अप्रवास से अधिक होगी तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। यदि शुद्ध अप्रवास जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से अधिक हो तो जनसंख्या बढ़ेगी। यदि जनसंख्या में प्राकृतिक ह्रास के साथ शुद्ध अप्रवास अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि जनसंख्या का प्राकृतिक ह्रास शुद्ध अप्रवास से अधिक हो तो जनसंख्या घटेगी। यदि जनसंख्या का प्राकृतिक ह्रास शुद्ध प्रवास से अधिक हो तो जनसंख्या में ह्रास होगा। यदि जनसंख्या का वास्तविक ह्रास शुद्ध प्रवास से अधिक हो तो जनसंख्या में कमी आएगी। यदि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से शुद्ध प्रवास अधिक पाया जाता है तो भी जनसंख्या घटेगी।